क्रूसीफेरी फैमिली, ग्लूकोसाइनोलेट यहाँ गोइट्रोजेन से होता है। सरसों, तारहा, मीरहा और बंद गोभी में गोइट्रोजेन पाया जाता है। तिल के बीज, खिचड़ी की पत्ती में टैनिन पाया जाता है। गेहूं में अरबिनोक्सालेन पाया जाता है। जौ और जई में बी ग्लूकेन पाया जाता है। मक्का में एंटीनाइजिन या एंटीविटामिन B3 पाया जाता है। राजमा में एंटीविटामिन E और रेवफिश ब्रिक्सकेनफाइन में थायमीन, एंटीविटामिन B1, रे एग वाइट, एविडिन को एग वाइट इंजरी फैक्टर भी कहा जाता है। स्वीट क्लोवर पॉइजनिंग या वारफेरिन को एंटीविटामिन के, अरंडी को रिसिन कहा जाता है। जई की है प्रदूषित पानी, नाइट्रेट पॉइसोनिज। गोइट्रोमिल में गम ट्रिप्सिन इनहिबिटर पाया जाता है। ज्वार, सूडान घास, अलसी आदि फसलों में साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड पाए जाते हैं। ये रुमंथी जानवरों के रुमन में सूक्ष्मजीवों की उपस्थिति में HCN में बदल जाते हैं। HCN अधिक मात्रा में होने पर एनोक्सा करता है। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम की गतिविधि को बंद कर देता है, जिससे जानवरों की मृत्यु हो जाती है। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम की गतिविधि को बंद कर देता है, जिससे जानवरों की मृत्यु हो जाती है। रुमंथी जानवरों में साइनाइड विषाक्तता की संभावना रुमंथी जानवरों जैसे सुअर और घोड़े की तुलना में ज़्यादा होती है, क्योंकि अरुमंथी जानवरों में HCN रिलैक्सिन के लिए जिम्मेदार एंजाइम को आमाशय का HCl नष्ट कर देता है। ज्वार, सूडान घास, अलसी जो बारिश न होने के कारण लगभग सूख चुकी हो, उसमें वर्षा के पश्चात पुनः वृद्धि होने लगे तो इन फसलों में साइनाइड विषाक्तता की संभावना बढ़ जाती है। या अधिक मात्रा में नाइट्रेट उर्वरक देने के पश्चात अधिक सिंचाई करने पर इस फसलों में साइनाइड विषाक्तता की संभावना बढ़ जाती है। रुमंथी जानवरों में नाइट्रेट विषाक्तता पदार्थ नहीं है। यह रुमंथियों में नाइट्राइड में बदल जाता है। नाइट्राइड हीमोग्लोबिन को मेट हीमोग्लोबिन में बदल देता है और मेट हीमोग्लोबिन शरीर को ऑक्सीजन की आपूर्ति कर पाने में सक्षम नहीं है। एविडिन को एग वाइट इंजरी फैक्टर कहा जाता है तथा बायोटिन को एंटी एग वाइट इंजरी फैक्टर कहा जाता है। गुर्दे में गोसिपोल विषाक्तता के लिए विरोधी कारक होता है। रुमन का सामान्य pH 6.5 से 6.8 होता है। रुमन का सामान्य तापमान 39 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। रुमन का आंतरिक वातावरण अवायवीय होता है। रुमिनल द्रव की 300 MOSM। रुमन का रेडॉक्स पोटेंटल -250 to -450 MB होता है। रुमन में गैसीय उत्पादन CO2 CH4H 40:30 से 40:5 होता है। रुमन में VFA का उत्पादन एसीटेट प्रोपियोनेट और ब्यूटारेट का अनुपात 7:2:1 होता है। एसीटेट प्रोपियोनेट और ब्यूटारेट का अनुपात 7:2:1 होता है। रुमन में सूक्ष्मजीवियों की संख्या जीवाणु की 10⁻⁻10, बैक्टीरिया की 10⁻9 होती है, प्रोटोजोआ की 10⁻6 होती है और कवक की 10⁻3 होती है। रुमिनल जीवाणु रुमन में के ज़्यादातर जीवाणु ग्राम नेगेटिव अविकल्पी अवायवीय होते हैं। रुमन के जीवाणु किण्वन के दौरान VFAS और गैस का उत्पादन करते हैं। रुमन के जीवाणु प्रोटीन बनाने का कार्य भी करते हैं। रुमिनल जीवाणुओं को माइक्रोफ्लोरा कहा जाता है। रुमिनल बैक्टीरियोफेज 10⁻⁹ जीवाणुओं को नष्ट कर जीवाणुओं की प्रोटीन
को पशुओं के लिए उपलब्ध करवाते हैं। रूमिनल प्रोटोजोआ रुमन के ज़्यादातर प्रोटोजोआ सिलिअर्टिक प्रकार के होते हैं। रुमन में सूक्ष्मजीवियों की संख्या का निर्धारण प्रोटोजोआ करते हैं क्योंकि ये प्रोटोजोआ का भक्षण करते हैं। प्रोटोजोआ को मिनी रूमिनेंट भी कहा जाता है। प्रोटोजोआ को मिनी रूमिनेंट भी कहा जाता है। रूमिनल प्रोटोजोआ को माइक्रोफोना भी कहा जाता है, यानी कि रूमिनल प्रोटोजोआ को माइक्रोफोना कहा जाता है, प्रोटोजोआ को मिनी रूमिनेंट भी कहा जाता है। रूमिनल कवक रुमन के ज़्यादातर कवक फ्लैगेटल लेंट प्रकार के होते हैं। रूमिनल कवक का कार्य फाइबर युक्त भोजन के लिग्नो सेलुलोज बंध को तोड़ता। डिफोनेंस रूमिनल परिस्थितियों में प्रोटोजोआ का चयन निष्कासन करना रासायनिक डिफोजनेशन के लिए कॉपर सल्फेट एवं सोडियम लोरियल सल्फेट काम में लिया जाता है। रूमिनल किण्वन के उत्पादक VFA के उपयोग रूमिनथी जानवरों में 70% ऊर्जा VFA से प्राप्त होती है। एसीटेट में दूध वसा का संश्लेषण होता है जो कीटोन बॉडी बनाता है। प्रोपियोनेट में ग्लूकोजेनिक होता है जो दूध शर्करा निर्माण का कार्य करता है। ब्यूटाइरेट या कीटोन बॉडी बनाता है। रुमंथी जानवरों में कीटोजेनिक ग्लूकोजेनिक का अनुपात 4:1 होता है और रुमन में VFA का अवशोषण पर पैसिव डिफ्यूजन या सिंपल डिफ्यूजन विधि से होता है। रुमन में VFA का अवशोषण सिंपल डिफ्यूजन विधि से होता है। रुमन में VFA के अवशोषण की दर गति के अवशोषण क्रम से ब्यूटाइरेट, प्रोपियोनेट और एसीटेट। रुमंथी जानवरों में प्रोपियोनेट की उपापचय हेतु विटामिन B12 एवं बायोटिन की आवश्यकता होती है। रुमंथियों में मौजूद कुल सूक्ष्मजीवियों के द्रव्यमान में 50 से 90% जीवाणु, 10 से 50 प्रोटोजोआ, 5 से 10 कवक होते हैं। यदि रुमंथी जानवरों में ज़्यादा चारा खिलाने हैं तो दूध में फैट की मात्रा बढ़ जाती है क्योंकि चारा खिलाने पर रुमन में एसीटेट की सांद्रता बढ़ जाती है। यदि रुमन में ज़्यादा मात्रा में दाना खिलाते हैं तो दूध उत्पादन बढ़ता है क्योंकि दाना खिलाने पर रुमन में प्रोपियोनेट की सांद्रता बढ़ती है। विटामिन वे कार्बनिक यौगिक जो प्राकृतिक खाद्य पदार्थों के अल्प मात्रा में मौजूद होते हैं, शरीर के उपापचय क्रियाओं को संपन्न करते हैं, सतह पर बनाए रखने के लिए आवश्यक होते हैं। विटामिन शब्द सर्वप्रथम 1912 में फंक ने दिया था। सर्वप्रथम खोजी गई विटामिन ए है जो 1913 में की गई थी। अधिकांश विटामिन पौधों से प्राप्त होती है। कुछ विटामिन B12, विटामिन D, विटामिन B3 और विटामिन C तथा कॉलिन पशु शरीरों द्वारा संश्लेषित किए जाते हैं। अधिकांश विटामिन पशु शरीरों द्वारा संश्लेषित नहीं किए जाते हैं तथा इन्हें मुख्य रूप से आहार के द्वारा पशुओं को दिया जाता है। विटामिन C को भी पशुओं द्वारा संश्लेषित किया जाता है। अपवाद मनुष्य में गोइटर पिग। विटामिन D का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश UV रेज की उपस्थिति में त्वचा में होता है। विटामिन D3 की सक्रिय अवस्था 1,25 डिहाइड्रो हेक्साक्लोकोलेसियल फेरो है जो किडनी में बनती है। घुलनशीलता के आधार पर विटामिन 2 प्रकार की होती हैं। वसा में घुलनशील विटामिन ये शरीर में फैट सेल में संग्रहित होती है। विटामिन A, D, E के जो वसा में घुलनशील विटामिन होती है, A, D, E के जल में घुलनशील विटामिन होती है विटामिन B और विटामिन C। विटामिन A को रेटिनोल कहते हैं, विटामिन D को कोलिकैल्सिफेरॉल या विटामिन D3 कहते हैं। विटामिन E को अल्फा टोकोफेरॉल या एंटी स्टीरॉयल विटामिन या ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन K को एंटी हीमोरेजिक फैक्टर कहा जाता है। विटामिन A की कमी से मुर्गियों में न्यूट्रिशनल रोग, रतौंधी रोग, जानवरों में
हेक्टरोफेथामिन, एक्सरोफेंथालुमिन। बच्चों में रिकेट्स, वयस्कों में ओस्टियोमलेशिया। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स, विटामिन डी की कमी से वयस्कों में ओस्टियोमलेशिया, विटामिन डी की कमी से पेंगुइन जैसे आसन में बैठना। विटामिन ई की अल्फा टोकोफेरॉल एंटी विटामिन, ब्यूटी विटामिन। विटामिन ई को क्रेजी चिक डिजीज या इनकेफेलोमेलोलिया चूजों का सेरेबेलम नष्ट होने लगता है। न्यूट्रिशनल मसल्स बाइस्टोफी, स्टेपलेम डिजीज, वाइट मसल्स डिजीज या मलबेरी हार्ट डिजीज। विटामिन ई की नर नपुंसकता, मादा में बांझपन, घोड़े में टाइप अप, बिल्ली में येलो फैट डिजीज होता है। विटामिन के एंटी हीमोरेजिक फैक्टर, रक्त का थक्का न जमाना, ब्लीडिंग डिजीज कहते हैं। विटामिन B1 इसे थायमिन कहते हैं। विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन या विटामिन जी कहते हैं। विटामिन B3 को नियासिन या निकोटिन कहते हैं। विटामिन B5 को पैंटोथेनिक एसिड कहते हैं। विटामिन सी को पायरिडॉक्सिन एंटी डर्मेटाइटिस फैक्टर कहते हैं। विटामिन B7 को बायोटिन या विटामिन एच कहते हैं। विटामिन B12 को साइनोकोबालामिन एंटी परनीशियस एनीमिया फैक्टर, एनिमल प्रोटीन फैक्टर, चीक ग्रोथ फैक्टर। विटामिन सी को स्कर्वी एसिड या एंटी रेबीज या एंटी एजिंग, एंटीवायरल, एंटीस्ट्रेस विटामिन कहते हैं। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग, मसूड़ों में से खून का आना, बच्चों में फोंग कंडीशन। विटामिन B12 की कमी से परनीशियस एनीमिया होता है। विटामिन B7 की कमी से मुर्गियों में फैटी लीवर किडनी सिंड्रोम होता है और ब्रॉयलर में सडन डेथ सिंड्रोम, चूजों में पैरोट बैक। विटामिन B6 की कमी से स्वर में गोस स्टेपिंग होता है। विटामिन B5 की कमी से स्वर में ग्रोस स्टेपिंग होता है। विटामिन B3 की कमी से पेलिग्रा होता है, जिसे ब्लैक टंग इन डॉग कहते हैं। विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन, विटामिन जी या चीक कर्ड टू पैरालिसिस या कर्ड टू डाउन कंडीशन कहते हैं। विटामिन B1 को पशुओं में पॉलीन्यूराइटिस, स्टारग्लाजेंजर अवस्था हो जाती है। पशु तारों को घूर के देखने लगता है। रुमंथित जानवरों में पॉलीनेफ्रोलोमाइलोसिया और B1 की कमी से बेरी रोग भी होता है। विटामिन से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। विटामिन ई एवं सेलेनियम सहक्रियाशील प्रभाव दर्शाते हैं। विटामिन डी हार्मोन की तरह कार्य करता है। कोलिन लिपोप्रोटीटिक फैक्टर की तरह कार्य करता है। कोलिन लिपोट्रोपिक फैक्टर की तरह कार्य करता है, जो फैटी लीवर एडिशन होने से रोकता है। विटामिन ई जानवरों में बांझपन को रोकने का कार्य करता है, अतः इसे एंटी स्टेरिलिटी विटामिन कहा जाता है। विटामिन B12 को 4% कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन B12 में 4% कोबाल्ट पाया जाता है। खनिज परिभाषा। वे सभी कार्बनिक तत्व जो पशु शरीर में आवश्यक कार्य करते हैं तथा उनकी पूर्ति भोजन के द्वारा की जाती है। पशु शरीर के लिए कुल 22 खनिज तत्व आवश्यक हैं। इनमें से 7 प्रमुख खनिज व 15 गैर मामूली खनिज कहलाते हैं।
7 प्रमुख खनिज कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, सोडियम, क्लोरीन और मैग्नीशियम होते हैं। 15 गैर प्रमुख खनिज आयरन, कॉपर, कोबाल्ट, आयोडीन, मैग्नीज, सेलेनियम, जिंक, फ्लोरीन और मोलिब्डेनम, निकेल, आर्सेनिक, वेलेडिन, सिलिकॉन, क्रोमियम और टिन। टोटल ASH एसिड सॉल्यूशन भाग में खनिज पाए जाते हैं। पशु शरीर में पाए जाने वाले खनिज कैल्शियम व फास्फोरस। पशु शरीर में पाए जाने वाले खनिज कैल्शियम, फास्फोरस हड्डी यानी कैल्शियम व फास्फोरस का भंडारण होती है। हड्डियों में कैल्शियम व फास्फोरस का भंडारण या भंडार गृह होता है। हड्डी में कैल्शियम व फास्फोरस 2:1, कैल्शियम व मैग्नीशियम 50:1 में होता है। अतः कोशिकाओं का द्रव्य में पाए जाने वाले मुख्य धनात्मक पोटेशियम एवं ऋणात्मक फास्फेट होता है। बाह्य कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले मुख्य धनायन एवं ऋणायन हैं। खनिजों की कमी एवं अधिकता से होने वाली बीमारियां। खनिजों की कमी एवं अधिकता और बीमारियां। कॉपर की कमी से स्टील बुल, स्टीरिंग बुल, भेड़ में ऊन का उत्पादन कम हो जाता है। जोटिक अटैक्सिया, बछड़ों एवं मेमनों एवं बकरी के बच्चों में चाल का लड़खड़ाना एवं भेड़ की में आँखों के चारों ओर बालों का भूरा होना ही स्पिकटेंसिक आई। जड़न की कमी से सुअर में पैराकिरेटोसिस, गाय में हाइपरकिरेटोसिस और चूजों में फ्रेजिलिड फेदर। मोलिब्डेनम की कमी से मुर्गियों में फीमोरल हेड नेक्रोसिस। इस बीमारी में फीवर के हेड की कोशिकाएं नष्ट होने लगती हैं। मोलिब्डेनम की अधिकता से वायु में बुलबुलों के साथ दस्त होना यानी कि टार्टनेट्स, PET, पीट स्कोर। मैग्नीज की कमी से पेरोसिस। मुर्गियों में गैस्ट्रोजेनिक एचिलिस टेंडन का उनका कॉन्डाइन से अलग हट जाना। चूजों में पेरोट बैक। कोबाल्ट की कमी से इनजोटिक मेरास्क्रोवोस्टिंग डिजीज, कैटल कोस्ट डिजीज। फ्लोरीन की कमी से बच्चों में डेंटल कैरिस। फ्लोरीन की अधिकता से फ्लोरोसिस। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग यानी गोइटर डिजीज। सेलेनियम की अधिकता से एल्कोलिक डिजीज, बेंडिंग स्टार्गर और सेलिमिन डिजीज। डेगनाला डिजीज ऑफ कैटल। गाय में चेहरे और खुर एवं पूंछ में ड्राई गैंग्रीन हो जाती है। सेलेनियम की कमी से मेमनों में इल फेथरिफ। चूजों में एक्सोडेटिव डायथियासिस। न्यूट्रिशनल मसल्स डिस्ट्रोफिक। लोहे की कमी से पिगलेट एनीमिया। 2 से 4 सप्ताह की उम्र में पिगलेट सबसे ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। लोहे की अधिकता से प्लीहा एवं किडनी के आयरन में ज़्यादा मात्रा में एकत्रित होना। शरीर में आयरन यानी कि FeRRITIN फ्रीटिन या हीमोसेड्रन की अवस्था में एकत्रित होना। ब्लड सीरम में आयरन यानी कि ट्रांसफेरेंट की अवस्था में पाई जाती है। कैल्शियम की कमी से गाय में मिल्क फीवर और कुतियाहा में एक्लेम्पशिया होती है। फास्फोरस की कमी से पाइका रोग PPH होता है। यहाँ डिप्राटिक या एलोट्रीफेजिया। फास्फोरस की अधिकता से घोड़ों में फास्फोरस की अधिकता से
BIG बिग हेड डिजीज, ब्रेन डिजीज, मेलिन डिजीज। और मैग्नीशियम की कमी से लैक्टिक टिटनी, ग्रास टिटनी और विंडर टिटनी या वाइट स्टार। लैक्टिक टिटनी सभी जानवरों में मैग्नीज की कमी से होती है, जो कि घोड़ी में कैल्शियम की कमी से होती है। मुर्गियों में पेरोसिस, स्लीप्ड टेंडर, मैग्नीज, बायोटिन, कोलिन, फोलिक एसिड एवं विटामिन B12 अधिकता की कमी से होती है। कॉपर में मोलिब्डेनम एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। कॉपर की विषाक्तता के उपचार में अमोनियम मोलिब्डेनेट दिया जाता है तथा मोलिब्डेनम की विषाक्तता के उपचार में कॉपर सल्फेट दिया जाता है। कैल्शियम एवं फास्फोरस मैग्नीज का उल्टा कार्य करते हैं। कैल्शियम एवं फास्फोरस मैग्नीज के उल्टा कार्य करती है। क्रोमियम को GTF के नाम से जाना जाता है, जिसे इंसुलिन एक्टिन को बढ़ाता है। कॉपर विषाक्तता के लिए सबसे संवेदनशील जानवर भेड़ होती है। कॉपर विषाक्तता के लिए सबसे संवेदनशील जानवर भेड़ होती है। पिगलेट एनीमिया, नाल के द्वारा पिगलेट को FeSO4 का घोल पिलाना। FeSO4 के घोल में सुअरी के थनों की पुताई करना। FeSO4 के घोल से सुअरी के थनों की पुताई करना। पिगलेट के जन्म के 4 एवं 14 दिन पर आयरन डाइक्साट्रेट का इंजेक्शन देना। सल्फर से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। विटामिन जिसमें सल्फर पाया जाता है थायमिन एवं बायोटिन। अमीनो एसिड जिसमें सल्फर पाया जाता है। अमीनो एसिड जिसमें सल्फर पाया जाता है मिथेनोनिन सिस्ट या टाउरिन। हार्मोन जिसमें सल्फर पाया जाता है इंसुलिन और वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन। और ADH उनमें 4% सल्फर पाया जाता है। रूमिनेंट राशन में नाइट्रोजन सल्फर का अनुपात 10:1 होना चाहिए। उनमें नाइट्रोजन सल्फर का अनुपात 5:1 होता है। गाय में रक्त कैल्शियम की सामान्य मात्रा 8 से 1200 ml पर होती है। गाय में रक्त फास्फोरस की सामान्य मात्रा 4 से 8 mg पर बॉडी 100 ml पर होती है। शरीर में कैल्शियम एवं फास्फोरस का अनुपात 2:1 होना चाहिए। कैल्शियम एवं फास्फोरस के उत्सर्जन का मुख्य मार्ग मल होता है। सोडियम व पोटेशियम के उत्सर्जन का मुख्य मार्ग पेशाब होता है। MC रोट ने 1913 में एमिनो एसिड के 10 टाइप्स क्रिटिकल अमीनो एसिड क्रिटिकल अमीनो एसिड आवश्यक अमीनो अम्लों में से कुछ अमीनो अम्ल ऐसे होते हैं जो भोजन यानी आहार में बहुत कम पाए जाते हैं। इनकी संख्या 6 होती है। लाइसिन, मिथियोनिन, ट्रिप्टोफैन, थियोनिन, आर्गिनिन, आइसोल्यूसिन। लिमिटिंग अमीनो एसिड। क्रिटिकल अमीनो एसिड में से 2 अमीनो एसिड ऐसे हैं जो पशु आहार में बहुत ही अल्प मात्रा में होते हैं, लाइसिन और मिथियोनिन। अत्यावश्यक अमीनो अम्ल। सुअर में अत्यावश्यक अमीनो अम्ल लाइसिन, पोल्ट्री में अत्यावश्यक अमीनो अम्ल ग्लाइसिन, भेड़ में मिथियोनिन और बिल्ली में अत्यावश्यक टौरिन होता है। गाय एवं भैंस और भेड़ और बकरी में आवश्यक अमीनो अम्ल की संख्या 0 होती है। यानी रुमंथी जानवरों में आवश्यक अमीनो अम्ल की संख्या 0 होती है और सुअर में 10 होती है। सुअर और मुर्गी में 10 होती है।
आवश्यक वसीय अम्ल वे संतृप्त वसीय अम्ल जिनका निर्माण शरीर में नहीं होता है। आवश्यक वसीय अम्ल लिनोनिक एसिड, आर्किडोनिक एसिड। बिल्ली में आवश्यक वसीय अम्ल आर्किडोनिक एसिड होता है। सुअर एवं पोल्ट्री में आवश्यक लिनोकेन होता है। आवश्यक वसीय अम्लों की कमी से जानवरों एवं पोल्ट्री में मुख्यतः त्वचा संबंधी बीमारियां होती हैं। आवश्यक वसीय अम्लों की अधिकता से शरीर में विटामिन ई की कमी होती है। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण मोनोसैकेराइड, पेंटोज और हेक्सोज होता है। डाइसैकेराइड सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज और सेलुलोज होता है। ट्राइसैकेराइड में रेफिनोज होता है। पॉलीसैकेराइड में होमो पॉलीसैकेराइड और हेटेरो पॉलीसैकेराइड होता है। हेटेरो पॉलीसैकेराइड हेमीसेलुलोज, काइटिन और पैक्टिन का मिलकर बना होता है। रेफिनोज ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज। ब्लड शुगर को ग्लूकोज कहते हैं। ब्रेन शुगर को गैलेक्टोज और फ्रूट शुगर को फ्रक्टोज, मिल्क शुगर को लैक्टोज और कैनी शुगर को सुक्रोज कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एवं वसा का पाचन एवं और अवशोषण। कार्बोहाइड्रेट पाचन का अंतिम उत्पाद होता है। रुमंथी जानवरों में VFA होता है और अरुमंथी जानवरों में ग्लूकोज होता है। कार्बोहाइड्रेट अवशोषण का स्थान होता है रुमन की झिल्लियों में से और अरुमंथी जानवर छोटी आंत। प्रोटीन पाचन का अंतिम उत्पाद अमीनो अम्ल होता है और अरुमंथी जानवरों में भी अमीनो अम्ल होता है। प्रोटीन अवशोषण का स्थान छोटी आंत और छोटी आंत में होता है। प्रोटीन अवशोषण का स्थान इलियम की छोटी आंत और ग्रहणी एवं जुजेनम की छोटी आंत में। वसा पाचन का अंतिम वसीय अम्ल होता है। वसा के अवशोषण का स्थान जुजेनम का अग्रभाग छोटी आंत और जुजेनम का अग्रभाग छोटी आंत। एक ग्लूकोज में 32 ATP होते हैं। एक ग्लूकोज में अवायवीय में 2 होते हैं। एक अणु ग्लूकोज में वायवीय ऑक्सीकरण 33 ATP। एक अणु ग्लाइकोजन में अवायवीय ऑक्सीकरण में 3 ATP। एक अणु एसीटेट में 8 ATP। एक अणु प्रोपियोनेट में 14.5 ATP। एक अणु ब्यूटाइरेट में 20 ATP। एक अणु पामेटिक अम्ल में 106 ATP होते हैं। अग्रगामी ही पदार्थ ग्लूकोज का अग्रगामी प्रोपियोनेट, विटामिन सी का हेक्सोज शर्करा और कोलेस्ट्रॉल का एसीटेट को ए। विटामिन डी को कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन को आर्किडोनिक एसिड कहते हैं और थायरोक्सिन कैटेकोलेनिन टायरोसिन कहते हैं और नियासिन हो या निकोटिन एसिड को ट्राइप्टोफैन कहते हैं और ऑक्सालेट एसिड को विटामिन सी कहा जाता है। खाद्य पदार्थों में पाई जाने वाली प्रोटीन की वह मात्रा राजस्व का ना तो रुमन में किण्वन होता है और न ही पाचन। यह रुमिनल किण्वन को बाईपास करते हुए सीधे एवोमेजम में चली जाती हैं। बाईपास प्रोटीन के मुख्य प्रकार वेरी लो बाईपास प्रोटीन ऐसी प्रोटीन जो केवल 10 से 20% तक बाईपास होती है। यूरिया और केसिन प्रोटीन। हाई बाईपास प्रोटीन जो लगभग 60 से 80% तक बाईपास हो जाती है। मक्का में 60 बाईपास होती है और फेदर में 70% बाईपास होती है। ब्लड मीट में 80% बाईपास होती है। प्राकृतिक बाईपास प्रोटीन ऐसी बाईपास प्रोटीन जो प्रकृति से प्राप्त होती है। ऐसी बाईपास प्रोटीन जो प्रकृति यानी पादप जानवरों से प्राप्त होती है। मक्का, फीडर मील और ब्लड मील। रुमंथी जानवरों में नाइट्रोजन का उपयोग। आदर्श रुमिनल राशन में कुल नाइट्रोजन का 85% हिस्सा
ट्रू प्रोटीन के माध्यम से एवं 15% हिस्सा नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन के माध्यम से जानवरों को खिलाया जाता है। ट्रू प्रोटीन का 40% हिस्सा रूमिनल किण्वन को बाईपास करते हुए एवोमेजम में पहुंच जाती है, जबकि 60% हिस्सा रूमन के अंदर अमोनिया में बदल जाता है। एनपीएन का 100% हिस्सा एनपीएन यानी कि उदाहरण के लिए यूरिया का 100% हिस्सा रूमन के अंदर अमोनिया में बदल जाता है। रूमिनल अमोनिया का 90% हिस्सा जीवाणुओं की प्रोटीन बनाने के काम में आता है एवं 10% हिस्सा रूमन की झिल्ली से अवशोषित होकर यकृत में पहुंच जाता है। यकृत में अमोनिया यूरिया चक्र के माध्यम से यूरिया में बदल जाती है। यकृत में निर्मित यूरिया का 90% हिस्सा पेशाब के रास्ते शरीर से बाहर निकल जाता है एवं 10 से 12% हिस्सा लार के माध्यम से पुनः रूमन में पहुंच जाता है।